हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। तो गाइज किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो देखो। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बातें तो आप लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हो, यहां पर और देख लो। तो देखो कोई भी कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को हम साथ लिखेंगे तो देखो R प्रोपोर्शनल L अपॉन ए। L यहां पर कंडक्टर की लेंथ है और A यहां पर उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है। अब गाइस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहां पर रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब गाइज कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है, यानी कि उल्टा। तो देखो कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन के। यहां पर के है कप्पा जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, याद रखना ये बात, कप्पा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम रो की वैल्यू रखेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा देखो 1 अपॉन के L अपॉन ए। तो यहां से देखो के की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन R L अपॉन ए। आ गई बात समझ में कि किसी भी सॉल्यूशन की या फिर किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, उस कंडक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए और उसका एरिया पता होना चाहिए। तो गाइज L अपॉन ए की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है ना, कि कोई भी कंडक्टर हो उसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उस कंडक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए और उस कंडक्टर का एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो गाइज रेजिस्टेंस हम व्हीटस्टोन ब्रिज से पता लगाते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 तो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और 1 अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है तो वो थोड़ा सा देख लो। तो देखो उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं टोटल, ध्यान से समझना। ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये मान लो दूसरा रेजिस्टेंस है, ये मान लो तीसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए। इसको मान लो हमने बोल दिया R1, R2, R3 और R4। ठीक है, यहां पर देखो गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है ना, और यहां पर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो मान लो बैटरी से आई करंट चली, ध्यान से समझना। देखो बैटरी से आई करंट चली, ठीक है। अब इनमें से ना 3 ये मान लो कि R1, R2, ठीक है ना, और R4 तो नॉन रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझना, नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और R3 अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइस, इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, यहां पर बीच में गैल्वेनोमीटर होता है और यहां पर देखो बैटरी हमने यूज कर ली है। अब देखो बैटरी से मान लो आई करंट चली, तो यहां पर देखो आई करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। मान लो इधर चली गई I1, तो इधर कितनी जाएगी देखो, तो देखो I में से I1 इधर चली गई तो इधर जाएगी I माइनस I1। आ गई बात समझ में। अब देखो I1 करंट जा रही है
तो इधर ये दो पार्टों में डिवाइड होगी। तो मान लो इधर आ गई गैल्वेनोमीटर है ना ये, तो IG करंट आ गई। देखो I1 करंट इधर जा रही है, इसमें से IG इधर आ गई, तो बताओ इधर कितनी जाएगी? इधर जाएगी I1 माइनस IG, क्योंकि I1 में से IG तो इधर आ गई ना। अब देखो I माइनस I1 तो इधर करंट आ रही है और IG इधर आ रही है, तो यहां पर ये दोनों ऐड होंगी, तो इधर कितनी जाएगी? I माइनस I1 प्लस IG। आ गई बात समझ में? अब देखो इधर जा रही है I माइनस I1 प्लस IG और इधर से आ रही है I1 माइनस IG, तो ये दोनों करंट यहां पर ऐड होगी। तो देखो इधर तो जा रही है I माइनस I1 प्लस IG और ऊपर से आ रही है I1 माइनस IG। तो गाइस देखो ये प्लस का IG और ये माइनस का I1 और ये, तो मतलब टोटल करंट I वापस आ जाएगी इधर। हमारा सर्किट सही है, ठीक है। तो गाइस ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ध्यान से समझना। अब देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर की जो ये नीडल है यह डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब इधर करंट नहीं आ रही है। आ गई ना बात समझ में? कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये निडल जीरो पर रहेगी, इसका मतलब इधर करंट नहीं आ रही है। तब इन रेजिस्टेंस का रेशियो और इन रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है ना, ध्यान रखना कि ये हमारा देखो R3 अननोन रेजिस्टेंस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 तो नोन होते हैं और एक होता है अननोन। तो देखो जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो तब इन दोनों रेजिस्टेंस का और इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, तो हमें R3 निकालना है। तो देखो R3 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इंटू R4। तो गाइज ऐसे हम अननोन रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मेजर कर सकते हैं। अब देखो अगर हमारे पास वायर है तब तो हम उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का निकालना है। अब देखो सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट वायर तो डाल नहीं सकते, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड सेल का यूज किया जाता है जिसे हम कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। तो गाइस ध्यान से समझना, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल ऐसा होता है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के। तो ये मान लो एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया वो होता है A, और इनकी जो लेंथ होती है बीच की जो लेंथ होती है वो होती है L, ठीक है। अब देखो इनसे वायर लगे रहते हैं, तो ये वायर, अब हमें किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, वो सॉल्यूशन इसके अंदर हम फील कर देंगे, ठीक है। और इन वायरों को हम R3 की जगह कनेक्ट कर देंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने इसके अंदर फील किया है उसका रेजिस्टेंस बता देगा। अब गाइज इससे हमारे पास एक प्रॉब्लम और आती है, वो ये आती है कि अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, करंट चलेगी, तो आयंस भागेंगे इधर उधर, क्योंकि आपको पता है कि आयन कैथोड और एनोड की ओर जाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों ही चेंज हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट करंट का यूज नहीं करते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं जो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे ताकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे। आ गई बात समझ में कि सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बता देगा। कैसे बताएगा? तो हम कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशन डालेंगे उसका रेजिस्टेंस ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बता देगा।
अब गाइस देखो हमने रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, अब L अपॉन A कैसे फाइंड आउट करें, तो ये ध्यान से समझना। देखो L अपॉन A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो इस सेल का जो ये सेल कांस्टेंट है ना, वो पहले से पता नहीं होता है, तो इसका पहले हमें ये सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। और वो सेल कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। तो देखो ये सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस हमें पहले से पता हो, और ऐसा सॉल्यूशन हम KCl का सॉल्यूशन यूज करते हैं। गाइज KCl का 100% आयनाइजेशन होता है, कहने का मतलब KCl पूरा ब्रेक होता है, तो उसके आयनों का हमें पता होता है कि इतनी कंसंट्रेशन में इतने आयंस होंगे। अगर आयंस हमें पता होगा तो उसकी कंडक्टिविटी पता होगी और उसका रेजिस्टेंस पता होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें KCl का सॉल्यूशन फिल करेंगे। ध्यान से समझना। इसमें हम KCl का सॉल्यूशन फिल करेंगे। तो KCl का सॉल्यूशन फिल करते ही देखो आप जानते हो कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1/R L अपॉन A। तो हमें तो इसका सेल कांस्टेंट निकालना है, तो L अपॉन A इज इक्वल टू K इंटू R। अब देखो ये जो मैंने KCl का सॉल्यूशन फिल किया है, इसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है, इसका रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होता है। इसका मतलब हमने सेल कांस्टेंट की वैल्यू स्टैंडर्ड KCl के सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर ली। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो सेल का सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कंडक्टिविटी, अब देखो कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास एक तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक सेल का कांस्टेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखो हमने KCl इसके अंदर डाला, उसकी कंडक्टिविटी हमें पता थी, उसका रेजिस्टेंस पता था, इसलिए हम KCl सॉल्यूशन से हमने सेल का सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस KCl सॉल्यूशन को बाहर निकाल देंगे। ध्यान से समझना। अब हम इस KCl सॉल्यूशन को बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हम उसकी जगह फिल कर देंगे। जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उस KCl की जगह हम वो फिल कर देंगे। तो गाइज सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये दोनों वायर लेंगे और यहां पर ऐड कर देंगे। तो ये लो, ठीक है, इन दोनों वायर को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है और हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसका रेजिस्टेंस बता देगा। तो रेजिस्टेंस पता चल गया। अब L अपॉन A यानी कि इस सेल का सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट हमने जो पहले KCl सॉल्यूशन फिल किया था ना, उससे हमें सेल कांस्टेंट का पता चल गया। तो गाइज इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पता लग जाएगी। तो गाइज अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।